नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में इस हफ्ते जिन विषयों पर बात होगी उनके बारे में शार्दुल जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं हमारे साथ जो इस चर्चा में शामिल मेहमान हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं कावेरी बामजई, इंडिया टुडे की एडिटर रही हैं, 30 सालों का जर्नलिज्म का अनुभव है और तमाम विषयों पर लिखती रही हैं, ख़ासकर फिल्म और जो पॉपुलर कल्चर है उसके इर्द गिर्द काफ़ी इनका जर्नलिज्म रहा है। तो आप लोगों को पता है इस हफ्ते ऑस्कर अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ, उसमें भारत की 2 फिल्में शामिल हुई जो अवार्ड जीतने में कामयाब रही। तो इस पूरे उसके जो डेवलपमेंट है इसके इर्द गिर्द हम बातचीत करेंगे। इसलिए हमारे साथ स्पेशल तौर पर कावेरी जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका कावेरी। थैंक यू, शुक्रिया। और साथ में हमारे साथ जूम पर ही जुड़े हैं हमारे साथी कॉलमनिस्ट न्यूज़ लॉन्ड्री के स्तंभकार हमारे आनंद वर्धन। आनंद, आपका भी स्वागत। नमस्कार। और स्टूडियो में मेरे साथ हमारे साथी शार्दुल कात्यायन। हेलो। क्या हाल है शार्दुल? ट्रैफिक के अलावा सब अच्छा है। हाँ, तो जद्दोजहद करके हम लोग स्टूडियो तक पहुँचे हैं आज, क्योंकि कई सारी जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, डाइवर्जन है, ट्रैफिक है। तो ये है 2 छोटी छोटी जो सूचनाएं हैं हमारे श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए, वो मैं एक बार उनको दे देता हूँ। न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कॉन्क्लेव करता है। पिछले साल, 1 साल पहले इसका पहला वो हुआ था। इसका दूसरा जो एडिशन है वो अब होने वाला है। इसकी तारीख है 1 अप्रैल 2023 को। तो IIC दिल्ली में ये होना है, जिसमें न्यूज़ लॉन्ड्री पार्टनर है। तो इसमें हिस्सा लेने के लिए, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए अब ओपनिंग्स हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं ऑनलाइन। इस कॉन्क्लेव का नाम है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कॉन्फ्रेंस। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जाना है focon.in। इस पर आप जाकर और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक और छोटी सी सूचना, हमारा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट है जो कि इस समय लगातार चल रहा है। गुम होने के रास्ते हमने पाया कि किस तरह से भारत से अमेरिका, जो अमेरिकन ड्रीम है उसको पूरा करने के लिए लोग किस तरह के जो वैध रास्तों के अलावा जो इलीगल रूट्स हैं जिसमें जाकर अक्सर लोग ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, एक पूरा नेटवर्क काम करता है, किस तरह से वो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करता है, इस सिचुएशन को, लोग कैसे उसमें फंस जाते हैं, उसकी पड़ताल करता है ये पूरा नया एनएल सेना प्रोजेक्ट। तो इसमें हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। ये हमारा एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी भी जारी है, इसको जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। जो सुर्खियां हैं इस हफ्ते की, शार्दुल, एक बार हमारे श्रोताओं को और दर्शकों को आप जल्दी से इसके पूरी जानकारी दे दें और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी अतुल, तो पहली सुर्खी तो परमानेंट कैंडिडेट है ईडी, उसी से है। तो प्रवर्तन निदेशालय ने, ईडी ने दावा किया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में उनका कन्विक्शन रेट 96% है। लेकिन मज़े की बात यह है, उन्होंने एक बात जो नहीं बताई इस दावे में, वो ये थी कि ये दावा उन 25 मामलों पर निर्भर था जिनकी कार्रवाई पूरी हो गई अदालत में। 5,906 जिनकी कार्रवाई पूरी नहीं हुई, जो पेंडिंग है, उनका जिक्र ईडी ने इसमें नहीं किया। और ये 2005 से अभी तक के आंकड़े हैं। और इसमें भी एक चीज़ है कि जो कन्विक्शन हुए हैं उसमें जो नॉन पॉलिटिकल केसेस हैं जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व नहीं, वो कन्विक्शन हुए हैं। जो पॉलिटिशियन जिन केसेस में इन्वॉल्व हैं उनका कन्विक्शन रेट बहुत बुरा है, उसका जिक्र इसमें नहीं है। तो ये मतलब एक तरह का ये अश्वत्थामा हाथों होता हाँ। ये आधा सत्य है। खैर, अगली सुर्खी थोड़ी गंभीर है। देश में फिर से महामारियों की आहट आ रही है। महाराष्ट्र में इन्फ्लुएंजा H3N2 से 2 लोगों के मरने की खबर आई और कल ही एक और सुर्खी आई कि 6 राज्यों में फिर से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और स्वास्थ्य विभागों को, एजेंसियों को चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। तो फिर से सभी अपना ध्यान रखें। इन 6 राज्यों में ये भी विचार किया जा रहा है कि मास्क पब्लिक प्लेसेस में फिर से कंपलसरी कर दिया जाए। तो ये एक मुसीबत लग रहा है कि फिर गड़बड़ करेगी। एक सुर्खी कल ही आई, कनाडा में 700 भारतीय छात्र ऐसे मिले जो जाली दस्तावेज़ों के ज़रिए वहाँ पढ़ने गए थे
और वहाँ पर ये गड़बड़ी तब प्रकाश में आई जब इन लोगों ने कनाडा में PR स्थायी निवास के लिए अप्लाई किया, और तब ये पता चला वहाँ के प्रशासन को कि ये लोग जाली दस्तावेज़ों के जरिए आए थे, और फिलहाल इन सभी को डिपोर्ट किया जा रहा है। तो ये कोई अच्छी खबर नहीं है। मुख्य तौर पर जो केंद्र था इनके जाने का कनाडा, वो जालंधर में था। कोई ब्रजेश मिश्रा नाम के व्यक्ति हैं, वो एजेंसी चलाते हैं। लॉस एंजलिस में इस हफ्ते 95 एकेडमी अवार्ड संपन्न हुए, और इस बार 2 एंट्री भारत की भी रहीं। RRR फिल्म से नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला, और एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का। इसके अलावा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सबसे बड़ी विजेता रही, उसे 7 अवार्ड मिले, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर एंड बेस्ट फीमेल लीड एक्ट्रेस। और ये अवार्ड मिशेल यो को मिला, जो चीन से आती हैं, और ब्रैंडन फ्रेजर को सर्वश्रेष्ठ मेल एक्टर का अवार्ड मिला फॉर द व्हेल। आज हम बात इस पर करेंगे भी। कावेरी हमारे साथ हैं। राहुल गांधी से जुड़ी है अगली सुर्खी। तो राहुल गांधी के कैम्ब्रिज में भाषण, और उसके बाद वहाँ जो उन्होंने 1-2 वक्तव्य दिए और बातचीत की, उस पर तमाशा संसद में जारी है। ताज़ा सुर्खी ये है कि उन्हें संसद से निलंबित करने की बात करी जा रही है। भाजपा के नेता, सांसद, मज़े की बात यह है सत्ता पक्ष ही संसद में हंगामा मचाए हुए है, और संसद की कार्यवाही 2-3 दिन स्थगित हुई। समय रहा तो आज हम इस पर भी बात करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल ने क्या किया और अब सत्ता दल क्या कर रहा है। अगली सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान का जिक्र भी 2-3 हफ्तों से लगातार हो रहा है। राजनीतिक संकट इस हफ्ते इतना बढ़ा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ वारंट जारी हुआ, और लाहौर में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने गई, और उनके हज़ारों समर्थक उनके घर के बाहर उन्हें गिरफ्तार होने से रोकने के लिए सड़कों पर उतरे। फ़िलहाल जो नेगोशिएशन हुई है वो ये कि उनसे एक बॉन्ड भरवा लिया गया है कि वो अगली तारीख पर अदालत में हाजिर होंगे, और गिरफ्तार वो नहीं हुए हैं। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि पिछली तारीख पर वो नहीं गए थे अदालत, इसलिए ये सारा हुआ था। और एक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण ये ज़रूरी है कि अभी तक पाकिस्तान के इतिहास में जब भी नेताओं और सेना का सामना हुआ है तो वो खबर नेताओं के लिए अभी तक अच्छी नहीं हुई है। लेकिन इमरान खान पहले ऐसे नेता हैं जो छोड़कर नहीं भागे देश। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादियों का मामला उठा और सुनवाई के लिए इस हफ्ते आया था, लेकिन फ़िलहाल उसको संविधान बेंच को, 5 जजों की संविधान बेंच को भेज दिया गया है। भारत सरकार का पक्ष ये था कि समलैंगिक शादियों को रजामंदी इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि शादी केवल पारंपरिक तौर पर एक महिला और पुरुष, एक हेट्रोसेक्सुअल कपल के लिए होती है, और इससे भारत के पर्सनल लॉज में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी और उनमें बदलाव भी शायद लाने पड़ सकते हैं, और यह शादी कथित तौर पर उनके स्टेटमेंट के हिसाब से भारत के सामाजिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। अब इसकी मामले की सुनवाई अप्रैल में होगी। तो विश्व से ही और भी सुर्खियां रहीं इस हफ्ते। आर्थिक संकट भी थोड़ा बढ़ता हुआ सा लगा। अमेरिका के 3 बैंक, इनमें एक छोटा था वॉशिंगटन म्यूचुअल, और 2 बड़े सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर, बहुत तेज़ी से ढह गए। उनकी पूंजी और बाज़ार में इक्विटी पूरी तरह से डूब गई। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में ही नहीं हुआ। स्विट्ज़रलैंड में क्रेडिट स्विस, जो स्विट्ज़रलैंड का एक बहुत बड़ा बैंक है, उसके भी तेज़ी से 2 दिनों के अंदर शेयर गिरे। हालांकि फ़िलहाल पिछले 1-2 दिन से उनकी स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन तब भी ये सामने आया कि उनकी बैलेंस शीट से उनका 10 साल का प्रॉफिट साफ हो गया। तो इस साल की शुरुआत से हम आने वाली मंदी के बारे में सुनते आ रहे हैं, और ये एक अच्छा संकेत नहीं है। बीते हफ्ते मध्य एशिया में भी एक महत्वपूर्ण संधि हुई है। चीन की मध्यस्थता से इराक और सऊदी अरेबिया के बीच आर्थिक और आने वाले समय में वो ये कह रहे हैं राजनयिक भी तालमेल बढ़ेगा, और ये इसे चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि ईरान पर अमेरिका और वेस्ट पावर्स ने बहुत बड़े बड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। उनसे व्यापार करना आसान नहीं है, और उसके खिलाफ जाकर सऊदी अरेबिया, जो अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है ख़ासतौर से पेट्रोलियम और फॉसिल फ्यूल के बिजनेस में, तो ये चीन के लिए एक बड़ी विजय मानी जा रही है। आखिरी सुर्खी यूरोप से है। ब्लैक सी के ऊपर 2 दिन पहले रशिया के सुखोई 23 प्लेन्स ने
अमेरिका के एक सर्वेलेंस ड्रोन को पहले तो उसके साथ मनूवर किया, फिर उसके ऊपर फ्यूल डंप किया और अंततः वो ड्रोन थोड़ा डैमेज हुआ और उसे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस पर अमेरिका ने अभी आधिकारिक रूप से अपना स्टेटमेंट्स नहीं दिए हैं, पर ये कम से कम इतना तो बताता है कि जो ईस्टर्न यूरोप में जो ये लड़ाई चल रही है ये शांत होने की कगार पे अभी आसपास नहीं दिखती और ये गंभीर संकेत है। एक और सुर्खी बस उसमें मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के जो महाराष्ट्र का मामला है, जो सरकार के बदलाव का मसला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कल की जो पार्टियों के अंदर की गुटबाजी है, पार्टियों के अंदर का जो मतभेद है या और राजनीतिक उठापटक है, उस मामले को लेकर गवर्नर को किसी तरह के हस्तक्षेप का सरकार में अधिकार नहीं मिलता। एक तो वो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और दूसरी सुप्रीम कोर्ट का दूसरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि चूँकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट किया ही नहीं, सीधे इस्तीफा ही दे दिया, इसलिए इस सरकार को, मतलब उद्धव ठाकरे का ये कहना कि इस सरकार को अवैध ठहराकर उनको फिर मौका दिया जाए, ये वैलिड ग्राउंड नहीं बनता क्योंकि आपने फ्लोर टेस्ट को फेस ही नहीं किया। तो ये एक और सुर्खी है। हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने ऑस्कर की बात की, और मैं कावेरी से को इसमें जोड़ना चाहूँगा। कावेरी, ये जो पूरा का पूरा एक नया समय आया है जिसमें हम 95th जो एकेडमी अवार्ड्स हैं इसको देख रहे हैं अगर, कि काफ़ी सारी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। इंडियन मूवीज़, इंडियन सिनेमा को उसमें एक रिप्रेजेंटेशन मिला है, और इंग्लिश मूवी में भी अगर देखें तो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेशन है जो जिसका जिक्र अभी शार्दुल ने किया। तो एक तरह का ये जो डाइवर्सिटी बढ़ रही है, इसको किस रूप में आप देखती हैं? सबसे पहला मैं आपका कमेंट चाह रहा हूँ। पहले तो एक्चुअली वो चाइनीज नहीं है, वो एशियन है। चाइनीज फिल्मों में उन्होंने बहुत काम किया, और वो एंगली की जो क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन थी 20 साल पहले आई थी एक्चुअली, और उसमें वो पहली बार उभरी थी। वो बॉर्न गर्ल भी रही हैं, तो उन्होंने हर इंडस्ट्री में काम किया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने कभी हॉलीवुड में भी, कभी ताइवान में भी, चाइना में भी, तो उनका जो पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स रहा है। तो एक बात तो है कि ऑस्कर बहुत जो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज पिछले 10 सालों से बहुत कोशिश कर रहा है कि डाइवर्सिटी जो है वो दिखाए। मतलब जब वो ऑस्कर्स सो वाइट कैंपेन हुआ था, उसके बाद उन्होंने ब्लैक विमेन, एशियंस, जेंडर डाइवर्सिटी, ये सब डाइवर्सिटी उन्होंने they did a point to accommodate that. उन्होंने number of nominations भी increase कर दी थी from 5 to 10 so that more people could be represented. तो ये तो रहा जो Academy of Motion Pictures ने किया। जो हमारा इस बार जो हमारी अचीवमेंट रही, एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि हमें एक अवार्ड मिला, बट RRR ने एक्चुअली 14 नॉमिनेशंस भरी थी। मतलब फ्रॉम बेस्ट पिक्चर टू बेस्ट एक्टर टू बेस्ट सपोर्टिंग, हर चीज में उन्होंने भरा था। उन्होंने मगर बेस्ट फॉरेन फिल्म नहीं भरा था। वो जान के, वो जब से पैरासाइट जीती 2020 में, साउथ कोरियन फिल्म है, there's been this move कि सिनेमा इज इंटरनेशनल। सिनेमा में कोई बॉर्डर है नहीं। तो ये क्या है कि बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म अलग है और बेस्ट हॉलीवुड फिल्म अलग है। तो उन्होंने ये सोच समझ के कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया RRR का। तो ये एक तो ये चीज है कि 14 उन्होंने भरे थे, उनको एक अवार्ड मिला। तो ये भी थोड़ा प्रोपोर्शन में देखना चाहिए, और वो भी बेस्ट सॉन्ग का। और बेस्ट सॉन्ग भी उतना नहीं है, बेस्ट डांस है। इफ यू लुक एट द फोकस ऑफ द सॉन्ग, इट्स एक्चुअली द डांस। एग्जैक्टली। एक पहला मेरा रिएक्शन यही था कि ये इसको बेस्ट ओरिजिनल कोरियोग्राफी का अवार्ड ज्यादा इसके लिए मुफीद है, क्योंकि वो इसके स्टेप्स बहुत नए हैं। बट तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम, क्योंकि हमारा जो सॉन्ग एंड डांस है, जो जिससे बॉलीवुड या
टॉलीवुड, जो भी आप कहें, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म हमारा जो सॉन्ग एंड डांस है वो डांस ज्यादा भारी रहता है, हमारा स्पेक्टिकल होता है। जैसे आजकल तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं, बट जैसे राज कपूर हुआ करते थे, या के आसिफ, या या संजय लीला भंसाली अभी कमाल भी करते अमरोही, हैं। उनके सारे जो गाने थे वो बेसिकली डांस पे आधारित थे। तो ये हमें उस दौर में वापस ले जाता है। तो अब तो ऐसे हैंडफुल ऑफ डायरेक्टर्स हैं, संजय लीला भंसाली हैं, राजामौली हैं, जो उस समय का सिनेमा बनाते हैं बट आधुनिक टच के साथ। सो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए सोचना बहुत जरूरी है कि हम ये जो कॉस्मोपॉलिटन सिनेमा के पीछे भाग रहे थे, हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा मूल है, वो नाच गाना है, और हमें इस पे खुश होना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमारा सिनेमा तो खाली नाच गाना है। नाच गाना भी बनाना बहुत मुश्किल होता है, और ये हमने देखा है। तो आई थिंक एक बात ये है कि ये एक्नॉलेजमेंट आई है इस बार कि हाँ, हम नाच गाना के सिनेमा है, बट वो हम इतना बखूबी बनाते हैं कि पूरा इंटरनेशनल सिनेमा जगत जो है वो सडनली इट हैज वोकन अप एंड सेड, अरे ये कैसा सिनेमा बनाते हैं, मतलब हाउ स्पेक्टेक्युलर इट इज। और नाच गाना जो है वो नाच गाना मेरे ख्याल से ऑडियो विजुअल मीडियम के लिहाज से देखा जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट भी है आर्ट उस फॉर्म का। तो ऐसा नहीं कि उसको इस तरह से देखा जाए कि केवल विजुअल मीडियम या सिनेमा के केवल हम कहानी बनाए, ड्राइव एक स्टोरी दिखाएं। और अतुल, आई थिंक एक और बात ये है कि देखिए, अभी जो वेस्टर्न सिनेमा की बात हो रही है, हॉलीवुड की अगर बात करें, तो ज्यादातर अब वो मार्वल सिनेमा, मार्वल और डीसी के जो सुपर हीरोज हैं उस पे आधारित है, जो बड़े स्पेक्टिकल के सिनेमा है। तो अभी उनको एक और किस्म के सिनेमा की जरूरत है, क्योंकि मतलब कितना आदमी देखेगा सुपर हीरो इन केप्स, फिर मल्टीवर्सेस, फिर मल्टीवर्सेस, फिर स्पाइडरमैन सुपरमैन से मिल रहा है, मतलब बहुत इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। राइट। तो इस दौर में ये जरूरी है कि कोई और डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा इमर्जेस, और जो हमारा स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो तो हर समय ऐसा ही रहा है। हाँ, थोड़े बहुत भूल गए होंगे मगर वापस आ जाएंगे। ठीक बात। तो ये आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि जो हम जिस चीज में हम अच्छे हैं, जो हमें आता है करना और अच्छे से आता है, और ये नहीं कि अच्छा कि वो लोग क्या कहेंगे, हम अब वो नहीं सोचते। जैसे कीरावानी उठ के उन्होंने कारपेंटर्स का गाना गा दिया, मतलब वो नहीं सोच रहे कि अरे बड़ा स्टेज है, मुझे ऐसे बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। बहुत खुशी से उठ के उन्होंने कारपेंटर्स का गाना गा दिया, जो ट्यून थी। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आई थिंक ये more than the fact that the best original song, that RRR won the best original song, ये जो सब हो रहा था साथ में रेड कार्पेट पे, NTR जूनियर, रामचरण, या इंटरव्यूज में जो उन्होंने बात करी, या राजामौली एंड स्पीलबर्ग के जो कॉन्वर्सेशन हुए, राजामौली कैमरन के जो कॉन्वर्सेशन हुए, आई थिंक ये हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा जो सिनेमा है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आनंद और शार्दुल का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। बाद में हम डॉक्यूमेंट्री की बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग जो राइज है हमारी डॉक्यूमेंट्रीज का, वो एक अलग कहानी है। उसके बारे में भी हम को हमें भूलना नहीं है इस बातचीत में। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक वन ऑफ नहीं है, ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। जो हमारे लास्ट ईयर हमने देखा, सुष्मित घोष और रिंटू टॉमस की राइटिंग विद फायर थी, नॉमिनेट हुई थी। इस बार एलिफेंट विस्परर्स थी, ये भी सनडांस में जीत चुकी थी। इस बार सनडांस में जो विनर है वो भी एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है, सावनीत कौर की। और जो ऑल दैट ब्रीड्स जो नॉमिनेट हुई थी, इस बार जीती नहीं, बट उसको बहुत सराहा गया, वो भी भारत से है, शौनक सेन की। तो ये जो अलग एक कहानी चल रही है,
ये बहुत ही हाँ हमारे लिए आई थिंक बहुत ही अच्छी है। आनंद, ये जो आरआर को मिला अवार्ड है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी, और साथ में एलिफेंट विस्परर पर भी हम बात करेंगे, तो उस पर भी अगर आपको कुछ कहना है। मैं बाद में इसकी पॉलिटिक्स की भी बात करना चाहूँगा, जी तो एक बार पहले इनिशियल कमेंट्स आ जाएं सबके। देखिए, इसमें मेरा अ, कई बातें कावेरी जी ने कह दी हैं। मैं इस पर यही कहूँगा कि जो दोनों अलग-अलग जो जॉनर्स हैं, विधा हैं, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म या फिर ये फीचर ओरिजिनल फिल्म। साउंड ट्रैक का, तो दो और फ़िल्म मेकिंग में भी जो है एक जो कन्वेंशनल या सॉन्ग, डांस या ड्रामेटिक नैरेटिव का जो है, तो उसमें एक तो है कि आइदर दिस और वाले जो कंपार्टमेंटलाइज़ेशन में हमें नहीं जाना चाहिए। शायद दोनों विधाएँ जो हैं समानांतर चल सकती हैं। ठीक बात। और अ, जो इवोल्यूशन है उसमें जो है मूल तत्व जो है वो ड्रामेटाइज़्ड या म्यूज़िकल, ये इसको लेते हुए भी जो है स्टोरी टेलिंग के जो और नए तरीके हैं, नई विधाएँ हैं, वो भी विकसित हो सकती हैं, तो मूल के साथ भी हम इवॉल्व हो सकते हैं। दूसरी बात है कि अ, उम, जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो वो जो नॉन सिनेमैटिक पैरामीटर्स वो लिटरेचर में हो, जो नॉन लिटरेरी पैरामीटर्स पे अवार्ड्स को आँकना, ये जो है एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उतना नहीं देता है। जो सिनेमैटिक क्वालिटी है वो सिनेमैटिक पैरामीटर पे जज हो, जो लिटरेरी क्वालिटी है वो लिटरेरी पैरामीटर्स पे जज हो। उसमें ऐसा सिर्फ ऑस्कर्स के साथ नहीं है, बहुत सारे लिटरेरी अवार्ड्स भी हैं। ऐसा माना जाता है कि मूवमेंट उसका आ गया, तो उनको ये प्राइज़ मिल गया, वो बुकर के साथ हो या नोबेल प्राइज़ेज़ के साथ हो, कि एक राजनीतिक चेतना में एक क्षण ऐसा आया जिसमें अब यह पुरस्कार एक क्षेत्र को मिलना ही था, इनकी एक संस्कृति को मिलना ही था, तो उनको मिल गया। तो इस तरह का जो हाइंडसाइट में बहुत सारे लेखकों का भी, सिनेमा जो बनाते हैं फ़िल्म मेकर्स का भी, इस तरह की का जो उनका आकलन जो है, वो थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, और मेरे ख़्याल से उनको भी वो क्रिएटिव फुलफिलमेंट में ये एक गैप रह जाता है। तो हम इस पर ज़्यादा ध्यान दें कि उसकी सिनेमैटिक क्वालिटी क्या थी। बिल्कुल हाँ, ठीक बात। अगर उसमें विविधता का प्रतिनिधित्व नहीं होना एक अवरोध हो रहा था, वो हटा है, वो एक अलग विषय है। लेकिन उसका जो मूल्यांकन है, वो जो है उसके कलात्मक पक्ष पर ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक बात। शार्दुल। तो मैं सेलिब्रिटी कल्चर से कितना दूर रहता हूँ ये तो देखिए अभी कावेरी ने ही बता दिया। वो मलेशियन एक्ट्रेस है, शी इज़ फ्रॉम चाइनीज डिसेंट, तो मिशेल यो। और मुझे याद है मैं छोटा था जब मैंने उन्हें पहली बार टुमारो नेवर डाइज में देखा था। तो बट देखिए अवार्ड मिला, बड़ी अच्छी बात है, बट सच्चाई ये है कि ऑस्कर्स और एकेडमी अवार्ड ये सब अपनी प्रासंगिकता धीरे धीरे आज के खास तौर से जो वो लोग कंप्लेन करते हैं वो कल्चर में खो रहे हैं। और ये विविधता, यही रेलेवेंस बनाए रखने का तरीका है। ये अलग हॉलीवुड का कल्चर अगर जो भी फॉलो करता है, मैं फिल्में ज़रूर देखता हूँ, मैं सेलिब्रिटी कल्चर नहीं फॉलो करता, तो वहाँ फैड चलता है। अब एक लहर चल पड़ी है, वो लहर थोड़े दिन चलती रहेगी, उसके बाद वो लहर बदल जाएगी। बट बेसिकली हॉलीवुड के अपने कल्चर में जो वैनिटी और जो रेसिज्म है इंक्लूडेड, ये उससे निपटने का तरीका है, उससे डील करने का, और इंडस्ट्री बदल रही है तो अच्छी बात है। एलिफेंट विस्परर्स की आप बात करेंगे, वो मेरे रुचि का विषय है। और डॉक्यूमेंट्रीज तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि इंडिया के ज़मीन से जुड़ी हुई एक असली कहानी, जिसमें
केवल किसी एक स्पेसिफिक वर्क की नहीं, या केवल एक हाई ब्राउ वर्क जिसे कहते हैं ना। अधिकतर इंडिया की कहानियाँ अब तक जो जाती थी वो हाई ब्राउ वर्क से जाती थी, उसके बजाय एक अच्छी कहानी गई और प्रकृति से जुड़ी हुई गई, वो मुझे एडिशनल अच्छा लगा। हालांकि मेरी फेवरेट फिल्म इस बार दूसरी है जो ऑस्कर में जीती, पर बताऊंगा, लेकिन जर्मन फिल्म जो है। तो ये शार्दुल का जो थोड़ा सिनिकल एटीट्यूड, जो सिनिकल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके बाद मैं इसका दूसरा पहलू सामने लाना चाह रहा हूँ, जिसका जिक्र आनंद ने किया कि एक मोमेंट ऑफ अराइवल जो है वो होता है और उसके बाद उसको मिलने की। इसको मैं उस चीज़ से भी देखता हूँ कि जो जब नया मिलेनियल शुरू होने वाला था और 2000 के आसपास का, तो उस समय हिंदुस्तान ने की तमाम जो मॉडल्स थी, जो लड़कियां थी, उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर बहुत सारे अवार्ड जीते, मिस वर्ल्ड बनी, मिस यूनिवर्स बनी। तो ये एक किस्म का था कि भाई उस समय उस पूरे जो कुनबा था या जो वेस्ट का अपना वो था, उसको लगा कि अब ये हिंदुस्तान का मौका है कि एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए इसके ज़रिए खुल सकता है, एक मौका है। क्या उस तरह का मौका अब वर्ल्ड सिनेमा, हॉलीवुड, वेस्ट का सिनेमा हिंदुस्तान के सिनेमा में देख रहा है, एशिया के सिनेमा में देख रहा है, जिसकी वजह से हम ये पा रहे हैं? अब ठीक है कि इसके कई सारे लॉजिक हो सकते हैं कि भाई एक पुरानी जो कमियां हैं, जो गलतियां, उसको सुधारने का भी तरीका हो सकता है, डाइवर्सिटी को भी समाहित करने का, इंक्लूड करने का मौका हो सकता है। लेकिन क्या कहीं वो सेंस भी है कि अब हिंदुस्तान के सिनेमा, इसके मार्केट, इसके उसको के साथ अपने साथ जोड़ के और उसमें पेनिट्रेट किया जाए, किसी तरह से उसका फ़ायदा अपने उसके लिए उठाया जाए? कावेरी? वो तो है, दैट इज अ गिवन। देखिए, जब हमें ये देखना चाहिए कि हॉलीवुड का 50% जो मार्केट है अब अमेरिका नहीं रहा, वो आउटसाइड अमेरिका है। 50 इनफैक्ट 60% हो गया है। मोस्टली जापान है, साउथ कोरिया है। इंडिया बहुत ही छोटा है अभी उनके लिए मार्केट, मगर बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो डब कर रहे हैं हम हॉलीवुड फिल्में, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वो तो गिवन ही है। साउथ कोरियन इंडस्ट्री को क्यों रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? क्योंकि उनकी फिल्में हैं अच्छी, बट वहां का मार्केट उनके लिए सबसे बड़ा मार्केट है। 20% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम देयर। अब वो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करना चाहेंगे? वो तो दैट इज, आई थिंक, नॉट, it is understood, and Hollywood is a commercial मतलब it's a commercial propellant. Right. वो वही जाएगा जहां उसका सिनेमा देखा जा रहा है, जहां उसको पैसा अपना मिलेगा। फ्यूचर दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। वो नेटफ्लिक्स को देख लीजिए, डिज्नी को देख लीजिए, वो वहीं जाएंगे। अब वो है कि जो उन्होंने एनालाइज किया था, या जो उनके एक्सपेक्टेशंस है, जैसे नेटफ्लिक्स ने कहा था हमारे तो 100 मिलियन सब्सक्राइबर्स इंडिया में ऐसे ही आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे। वो अभी 20 मिलियन पे अटके हुए हैं और वो उससे ज्यादा जाना उनके लिए अभी मुश्किल है। तो ये नहीं है कि भारत को इतनी सिंपली समझ सकते हैं लोग। अगर होता तो फिर क्या प्रॉब्लम थी? हमारे अपने फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे हैं, वो भी मतलब जो उनके जो पूरी इंडस्ट्री का बजट है वो एक फिल्म बना देती है हॉलीवुड। 1 बिलियन आराम से एक ब्लॉकबस्टर बना देती है। तो हमारी इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू बहुत ही छोटी है, बट उसका जो नंबर ऑफ फिल्म्स है इतना बड़ा है that you cannot ignore them globally. So that is a given. Let us now talk about, and हमारा मोमेंट पहले भी आया है, जैसे आप कह रहे थे 2000 में भी लगा हमें, लगान बेस्ट फॉरेन फिल्म, वो तो आमिर खान, वो तो अभी जीत जाएगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस फिल्म को उस समय मिला था वो फिल्म डिजर्व करती थी, वो लगान से अच्छी फिल्म थी। बिल्कुल बिल्कुल। That was the No Man's Land was the classic. 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर को अवार्ड्स मिले, भारतीय फिल्म नहीं थी, बट भारत में बेस थी। हमें लगा अरे अब तो हमारा समय आ गया। हाँ। हम अपना टाइम आएगा, हम बहुत सालों से सोच रहे हैं, अभी टाइम नहीं आया। बट जो डॉक्यूमेंट्रीज की बात है उसका टाइम डेफिनेटली आ गया है। और वो देखिए, जैसे शार्दुल कह रहे थे, मुझे लगा कि ऑल दैट ब्रीथ्स वाज आल्सो फार सुपीरियर फिल्म, बट वो बहुत ही पॉलिटिकल थी
और मुझे लगता है कि जो मोशन पिक्चर्स अकेडमी है उसके लिए बहुत ज्यादा पॉलिटिकल थी वो। इट इज सो क्रिटिकल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, आप मानेंगे नहीं। मतलब वो काइट्स और एनवायरनमेंट और ये सब जो बातें हैं उसको लेकर उन्होंने इतना पावरफुल स्टेटमेंट बनाया है अबाउट द स्टेट ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया करेंटली कि उसको देख के यू हैव टू रियली सिट अप एंड से यू नो व्हाट अ करेजियस मैन शौनक सैन इज कि उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है और HBO ने उसको इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी लिया। हालांकि वो हमने अभी भी नहीं देखी है बिकॉज HBO और डिज्नी में इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये फिल्म एक्चुअली सबसे ज्यादा हमें देखनी चाहिए। बट ये जो है ये एक मोमेंट नहीं है। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू, और ये इसलिए कंटिन्यू करेगी मुझे लगता है कि इसमें इंस्टीट्यूशंस जैसे जामिया है, जो ये 3 फिल्म मेकर्स हैं ये जामिया से आए हैं, यू नो रिंटू, सुष्मित, शौनक, ये जो अभी सनडांस के जो विनर है सार्वनिक, ये सारे जामिया से आए हैं। जामिया में 40 साल से ये काम करा जा रहा है। तो दिस इज अ रिजल्ट ऑफ years and decades of work in an institution. FTII से जो आई हैं पायल, this is a result of decades of work there. तो इसमें I think there is no doubt कि ये जो ट्रेन फिल्म मेकर्स निकल रहे हैं यहाँ से, इन्हें इनकी जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स है, इनके जो नैरेटिव है, ये वेस्ट को भी भाती हैं, ये इंडियन स्टोरीज के ऊपर आधारित हैं, तो हमारी रियलिटी दिखाते हैं। तो ये एक चीज है जो मुझे लगता है इज नॉट अ फ्लैश इन द पैन। एंड एलिफेंट विस्परर्स की जो अब बात करेंगे, वो शी इज अ सेल्फ ट्रेन फिल्म मेकर। हाँ, कोई फिल्म स्कूल नहीं गई है कार्तिकी, बट 5 साल उन्होंने डेडिकेट किया इस फिल्म के लिए। एंड उनके जो फादर हैं वो IIT मंडी के फाउंडर डायरेक्टर हैं, टिमोथी गोंजाल्विस। वो बचपन से अपनी बेटियों को यहाँ लेते गए हैं, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। तो ये जो काम हो रहा है, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज actually a result of years and years and years of hard work. And that is what I want to specify कि documentary filmmakers का जो काम हो रहा है अभी आप जो देख रहे हैं, this is the result of great training, this is the result of great hard work and persistence without practically no funding, and फिर भी in these young men and women have done such amazing work. बिल्कुल ठीक बात। चूँकि एलिफेंट विस्परर की बात शुरू ही हो गई है और इस पर शार्दुल को और आई एम श्योर आनंद को भी कुछ कहना है। शार्दुल कई बार इशारे भी कर चुके हैं, लेकिन वीडियो का हिस्सा हम यहाँ पर रुकेंगे। ये पॉडकास्ट कंटिन्यू रहेगा, पूरा पॉडकास्ट आप हमारे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुनिए।